प्रिय छात्र छात्राओं, आज मैं आपके लिए बीए सेकेंड ईयर के मैक्रो इकोनॉमिक्स की राष्ट्रीय आय, अर्थ, अवधारणा एवं माप इस टॉपिक को पढ़ाऊंगा। यानी राष्ट्रीय आय, अर्थ, अवधारणा एवं माप। यानी नेशनल इनकम, नेशनल इनकम मीनिंग कॉन्सेप्ट एंड मेजरमेंट। मेजरमेंट राष्ट्रीय आय, अर्थ, अवधारणा एवं माप। सर्वप्रथम मैं आपको बताऊंगा कि राष्ट्रीय आय यानी नेशनल इनकम क्या है, फिर उसका अर्थ, फिर उसका कंसेप्ट, बाद में उसका मेजरमेंट। तो सर्वप्रथम अपन चर्चा करते हैं राष्ट्रीय आय। देखिए, राष्ट्रीय आय से हमारा आशय किसी राष्ट्र की एक वर्ष की अवधि में उत्पादित वस्तुओं तथा सेवाओं के मौद्रिक मूल्यों से होता है। राष्ट्रीय आय की धारणा समष्टि अर्थशास्त्र का एक महत्वपूर्ण अंग होने के कारण इसके अंतर्गत देश की समग्र आय का माप किया जाता है। इसे हम राष्ट्रीय आय कहते हैं। राष्ट्रीय आय की परिभाषा यानी राष्ट्रीय आय की परिभाषा इन डेफिनेशन ऑफ नेशनल इनकम। राष्ट्रीय आय की परिभाषा यानी अध्ययन व विश्लेषण की सुविधा की दृष्टि से कालक्रम के आधार पर राष्ट्रीय आय की परिभाषाओं को हम दो भागों में बांटते हैं। कितने भागों में बांटते हैं? दो भागों में। यानी राष्ट्रीय आय की परिभाषा देखें दो भागों में कैसे बांटते हैं। एक है परंपरागत और दूसरी है आधुनिक। परंपरागत जिसे मैं ट्रेडिशनल और दूसरी को मॉडर्न।
परंपरागत परिभाषाओं को हम 3 भागों में बांटते हैं। नंबर 1 प्रोफेसर मार्शल की परिभाषा, नंबर 2 पीगू की परिभाषा और नंबर 3 फिशर की परिभाषा। यहाँ देखिए प्रोफेसर मार्शल और प्रोफेसर पीगू की जो परिभाषा है, यह परिभाषा उत्पादन प्रधान परिभाषाएं हैं। उत्पादन प्रधान परिभाषाएं हैं। लेकिन प्रोफेसर फिशर की जो परिभाषा है, ये परिभाषा है उपभोग प्रधान। तो यहाँ परंपरागत परिभाषाओं को मैंने 3 भागों में, यानी 3 अर्थशास्त्री हैं, प्रोफेसर मार्शल, पीगू और फिशर। प्रोफेसर मार्शल की जो परिभाषा और पीगू की परिभाषाएं हैं वह उत्पादन प्रधान परिभाषा है, लेकिन प्रोफेसर फिशर की परिभाषा उपभोग प्रधान परिभाषा है। वहाँ मॉडर्न यानी आधुनिक जो परिभाषाएं हैं, इसको भी हमने 5 भागों में बांटा है। नंबर 1 साइमन कुजनेट्स की परिभाषा। साइमन कुजनेट्स एक अर्थशास्त्री हैं। इनके बाद दूसरी जो परिभाषा आती है वो सैमुअलसन की आती है। सैमुअलसन। और तीसरी जो परिभाषा है वह है कोलिन क्लार्क की। कोलिन क्लार्क। वहीं चौथी जो परिभाषा है वह परिभाषा है राष्ट्रीय आय समिति। राष्ट्रीय आय समिति। लेकिन अंतिम 5वीं है वह है अन्य। अब देखिए अपन बात करते हैं, यहाँ सर्वप्रथम मैं आपको परंपरागत यानी ट्रेडिशनल जितनी भी परिभाषाएं हैं उन परिभाषाओं को क्लियर करूँगा। दूसरे चैप्टर में यानी दूसरे वीडियो में मैं आपकी आधुनिक परिभाषाओं को क्लियर करूँगा। पहले सर्वप्रथम मार्शल, पीगू और फिशर की परिभाषाओं की चर्चा की जाएगी। इनकी आलोचनात्मक व्याख्या, मान्यताएं, ये सारी चीज़ों का अपन अध्ययन करेंगे। तो सर्वप्रथम ट्रेडिशनल परिभाषाओं के अंतर्गत प्रोफेसर मार्शल की जो परिभाषा है उसका अध्ययन करते हैं। उसकी मान्यताएं, उसके गुण दोष, सारी चीज़ें देखेंगे। तो देखिए प्रोफेसर मार्शल यानी परंपरागत जो परिभाषाएं हैं, परंपरागत परिभाषा जिसे ट्रेडिशनल बोलते हैं, उसके अंतर्गत सर्वप्रथम मार्शल की परिभाषा। मार्शल की परिभाषा। अब देखिए यहाँ मार्शल की जो परिभाषा है इसके बारे में प्रोफेसर मार्शल की जो परिभाषा है ये 1880 में प्रकाशित प्रोफेसर मार्शल की एक पुस्तक थी और उस पुस्तक का नाम था अर्थशास्त्र के सिद्धांत यानी प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स में राष्ट्रीय आय के लिए लाभांश शब्द का प्रयोग किया गया था। अब देखिए यहीं यानी प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स के पेज नंबर 523 पर प्रोफेसर मार्शल
कहते हैं या प्रोफेसर मार्शल लिखते हैं कि किसी देश का श्रम व पूंजी उस देश के प्राकृतिक साधनों पर कार्य करते हुए प्रतिवर्ष भौतिक तथा अभौतिक वस्तुओं एवं सभी प्रकार की सेवाओं का जो शुद्ध योग उत्पन्न करते हैं उसे ही उस देश की शुद्ध वार्षिक आय या राष्ट्रीय लाभांश कहते हैं। ये प्रोफेसर मार्शल की परिभाषा है। देखिए, अगर मैं सूत्र के अनुसार इसे देखूं तो प्रोफेसर मार्शल यानी शुद्ध राष्ट्रीय आय या राष्ट्रीय लाभांश बराबर क्या होगा? वस्तुओं तथा सेवाओं का कुल वार्षिक उत्पादन प्लस विदेशी विनियोग से प्राप्त शुद्ध आय माइनस कच्ची सामग्री की लागत प्लस ह्रास। यानी स्वाभाविक सी बात है कि अगर मैं राष्ट्रीय यानी शुद्ध राष्ट्रीय आय या राष्ट्रीय लाभांश को ज्ञात करूं तो वस्तुओं तथा सेवाओं का कुल वार्षिक उत्पादन प्लस विदेशी विनियोग इन दोनों को जोड़ लें और जोड़ने के बाद में इसमें से कच्ची सामग्री की लागत यानी जो कच्चा माल तैयार किया है वो प्लस मशीनों का ह्रासमेंट यानी जो घिसावट है उन दोनों को जोड़कर अगर घटा दिया जाए तो शुद्ध राष्ट्रीय आय या राष्ट्रीय लाभांश प्राप्त हो जाता है। अब देखिए यहाँ एक बात और आती है कि राष्ट्रीय आय राष्ट्रीय लाभांश को तो हमने ज्ञात कर लिया, मगर प्रोफेसर मार्शल की जो परिभाषा है उस परिभाषा की कुछ विशेषताएं भी हैं और उन विशेषताओं का अगर हम अध्ययन करें तो सर्वप्रथम देखिए प्रोफेसर मार्शल की परिभाषा की विशेषताएं क्या हैं यह देखते हैं। प्रोफेसर मार्शल की परिभाषा की जो विशेषताएं हैं उनमें सर्वप्रथम जो परिभाषा है या जो विशेषता है वह है राष्ट्रीय आय की गणना वार्षिक आधार पर की जाती है। दूसरा यानी दूसरी जो विशेषता है वह विशेषता है राष्ट्रीय आय में या दूसरी जो विशेषता है उसमें कुल उत्पादन में से मशीनों की टूट फूट एवं घिसावट को घटा दिया जाता है। तीसरी जो विशेषता है उसमें राष्ट्रीय आय में विदेशों से अर्जित आय को भी शामिल किया जाता है। और चौथी विशेषता है
प्रोफेसर मार्शल ने राष्ट्रीय आय को घरेलू आय भिन्न माना जाता है। और पांचवी अंतिम जो विशेषता है वह विशेषता है मार्शल ने राष्ट्रीय आय, राष्ट्रीय आगम तथा राष्ट्रीय लाभांश को एक दूसरे का पर्यायवाची माना है। अब देखिए प्रोफेसर मार्शल की जो परिभाषा की विशेषताएं हैं वो 5 हैं, और पांचों विशेषताएं सबसे पहली कौन सी थी? राष्ट्रीय आय की गणना वार्षिक आधार पर की जाती है। दूसरी थी कुल उत्पादन में से मशीनों की टूट फूट एवं घिसावट को घटा दिया जाता है। और तीसरी जो विशेषता थी उसमें राष्ट्रीय आय में विदेशों से अर्जित आय को भी शामिल किया जाता है। और चौथी है मार्शल ने राष्ट्रीय आय को घरेलू आय भिन्न माना जाता है। और पांचवी अंतिम जो पर विशेषता थी वह विशेषता है मार्शल ने राष्ट्रीय आय, राष्ट्रीय आगम तथा राष्ट्रीय लाभांश को एक दूसरे का पर्यायवाची माना है। अब बात करते हैं आलोचनाओं की। जिसकी विशेषताएं हैं उसकी कुछ आलोचनाएं भी होती हैं। तो सर्वप्रथम देखें आलोचना। आलोचनाओं में सर्वप्रथम पहली आलोचना जो होती है वह यह आलोचना है कि सही गणना की कठिनाई है। यानी अर्थशास्त्री कहते हैं कि भाई प्रोफेसर मार्शल की परिभाषा में सही गणना की कठिनाई आती है। अब देखिए वो कैसे आती है? तो किसी भी देश में एक वर्ष में उत्पादित उपभोग वस्तुओं व सेवाओं तथा उनकी असंख्य किस्मों की मात्रा का ठीक अनुमान लगाना अत्यंत कठिन हो जाता है। इसलिए यह परिभाषा की भाई आलोचना की गई है। वहीं दूसरी जो आलोचना है वह वस्तु जिनका विनिमय बाजार में नहीं होता है, इसलिए भी इसका की आलोचना की गई है। तो देखिए क्या है, ऐसी बहुत सी वस्तुएं होती हैं जिनका विनिमय बाजार में नहीं होता है, फलस्वरूप उनका मौद्रिक मूल्य नहीं आंका जा सकता, परिणाम स्वरूप राष्ट्रीय आय की सही गणना संभव नहीं हो पाती है। और तीसरी जो आलोचना है वह आलोचना है दोहरी गणना का भय। यानी प्रोफेसर मार्शल की जो परिभाषा है उस परिभाषा में दोहरी गणना का भय है, क्योंकि कृषि उत्पादन में कपास का मूल्य तथा औद्योगिक उत्पादन में कपास से बने कपड़े का मूल्य शामिल किया जाता है, इसलिए दोहरी गणना की संभावना ज़्यादा है। उपर्युक्त आलोचना को देखते हुए या उपर्युक्त आलोचनाओं के होते हुए भी मार्शल की शुद्ध राष्ट्रीय आय की धारणा उत्पादन विधि पर आधारित एक सरल एवं स्पष्ट धारणा है। अब बात करते हैं प्रोफेसर पीगू की परिभाषा। यहाँ प्रोफेसर पीगू की जो परिभाषा है, प्रोफेसर पीगू की परिभाषा प्रोफेसर पीगू की जो परिभाषा है, यानी इससे पहले प्रोफेसर पीगू की एक पुस्तक थी जो 1920 में प्रकाशित हुई थी, और उस पुस्तक का नाम था कल्याण का अर्थशास्त्र यानी इकोनॉमिक्स ऑफ वेलफेयर। में राष्ट्रीय आय के मौद्रिक दृष्टिकोण को अपनाया है, और पीगू के अनुसार या यहाँ कल्याण का अर्थशास्त्र यानी इकोनॉमिक्स ऑफ वेलफेयर के पेज नंबर 31 पर प्रोफेसर पीगू ने जो परिभाषा दी है वह क्या है उसे देखते हैं। तो प्रोफेसर पीगू के अनुसार
किसी समाज को राष्ट्रीय लाभांश वस्तुगत आय यानी ऑब्जेक्टिव इनकम का वह भाग है जिसमें विदेशों से प्राप्त आय भी सम्मिलित होती है और जिसे मुद्रा के रूप में मापा जाता है। यह प्रोफेसर पीगू की परिभाषा है। लेकिन प्रोफेसर पीगू की परिभाषा की कुछ विशेषताएं भी हैं, तो हम यहाँ विशेषताओं को भी देख लेते हैं। विशेषताएं क्या हैं भाई? देखिए, प्रोफेसर पीगू की जो विशेषताएं हैं उसमें सबसे पहली एक विशेषता है, वह है राष्ट्रीय आय की गणना का आधार वार्षिक माना है। तो स्वाभाविक सी बात है भाई, प्रोफेसर मार्शल ने भी राष्ट्रीय आय की गणना का आधार वार्षिक ही माना था। दोनों में कंपैरिजन करके देखते हैं तो दोनों की एक ही बात आती है। दूसरी विशेषता देखते हैं, दूसरी में क्या है, तो राष्ट्रीय आय की गणना में विदेशों से प्राप्त आय को भी शामिल किया जाता है। तो प्रोफेसर मार्शल भी इसी बात को कहते हैं, यानी दोनों की दो मान्यताएं क्लियर हैं। तीसरी इनकी जो मान्यता है वह है, या जो विशेषता है वह है, राष्ट्रीय आय के मूल्यांकन का आधार मौद्रिक माना है, अर्थात राष्ट्रीय आय में उन्हीं वस्तुओं एवं सेवाओं को सम्मिलित किया जाता है जिन्हें मुद्रा रूपी पैमाने से मापा जा सके। ये विशेषता प्रोफेसर मार्शल से थोड़ी हटके है। अब चौथी विशेषता देखते हैं, तो यहाँ चौथी विशेषता में निश्चित समयावधि में या देशवासियों द्वारा उपभोग की जाने वाली वस्तुओं और सेवाओं के योग को राष्ट्रीय आय माना, जबकि उसी अवधि में देशवासियों द्वारा उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं के योग को राष्ट्रीय लाभांश माना है। भाई लगभग दोनों अर्थशास्त्रियों की विशेषताएं समान जैसी लगती हैं। अब देखिए, जब इनकी विशेषताएं हैं दोनों की, लेकिन यहाँ एक चीज़ और देख लेते हैं कि राष्ट्रीय लाभांश को प्रोफेसर पीगू निकालते कैसे हैं। तो देखिए, राष्ट्रीय लाभांश यानी राष्ट्रीय लाभांश बराबर मौद्रिक आय प्लस विदेशों से प्राप्त आय प्लस विदेशों से प्राप्त आय, यानी राष्ट्रीय लाभांश बराबर होगा मौद्रिक आय प्लस विदेशों से प्राप्त आय। इन दोनों को जोड़ लेंगे तो राष्ट्रीय लाभांश निकल के आ जाएगा। यही प्रोफेसर पीगू की परिभाषा की कुछ आलोचनाएं भी की जाती हैं, तो उन आलोचनाओं को भी देखते हैं। जिस तरह से प्रोफेसर मार्शल की परिभाषा की आलोचनाएं की गई हैं, उसी तरह से प्रोफेसर पीगू की भी परिभाषा की आलोचनाएं की गई हैं। तो प्रोफेसर पीगू की जो आलोचनाएं, परिभाषा की जो आलोचना की है, उसमें सबसे पहली जो आलोचना है वह है परिभाषा संकीर्ण तथा विरोधाभासी विचार युक्त है। यानी परिभाषा विरोधी है, यानी विरोध कर रही है, विरोधी परिभाषा संकीर्ण, परिभाषा संकीर्ण है और विरोधाभासी भी है तथा विरोधाभासी विचार युक्त है। विरोधाभासी
विचार युक्त। भाई यहाँ एक नई समस्या क्रिएट हो जाती है कि जो आलोचना कर रहे हैं उसमें देखते हैं कि परिभाषा संकीर्ण भी है, विरोधाभासी भी है और विचारयुक्त भी है। तो यहाँ क्या है, यदि कोई व्यक्ति अपनी नौकरानी को उसकी सेवाओं के बदले प्रति माह रुपए चुकाता है तो इस आय को राष्ट्रीय आय में सम्मिलित किया जाता है। स्वाभाविक सी बात है, क्योंकि उसकी सेवाओं को मुद्रा के रूप में व्यक्त किया गया है। परंतु यदि वही व्यक्ति अपनी नौकरानी से शादी कर ले या अपनी नौकरानी से विवाह कर लेता है तो उसकी सेवाएं राष्ट्रीय आय में सम्मिलित नहीं की जाएंगी, क्योंकि अब उस नौकरानी को अपनी सेवाओं के बदले में कोई पुरस्कार नहीं दिया जाता है या कोई पुरस्कार नहीं मिलता है। स्पष्ट है कि नौकरानी की सेवाएं तो वही हैं, लेकिन कभी तो वह राष्ट्रीय आय में शामिल हो जाती हैं और कभी नहीं। ये प्रोफेसर पीगू की परिभाषा की आलोचना है, यानी वह एक संकीर्ण सोच भी रखती है, विरोधाभासी भी है और विरोधाभासी विचारों से युक्त है ये परिभाषा। अब दूसरा इसकी जो आलोचना है वह है अमुद्रीकृत पिछड़ी अर्थव्यवस्था के लिए उपयुक्त नहीं है। यानी मुद्रा के लिए तो है लेकिन अमुद्रा के लिए नहीं है, तो यह मौद्रिक अर्थव्यवस्था में ही लागू होती है। जिन पिछड़े देशों में अधिकांश वस्तुओं एवं सेवाओं का विनिमय नहीं किया जाता वरन प्रत्यक्ष रूप से अदल बदल किया जाता है, वहाँ इस परिभाषा का कोई भी महत्व नहीं है, तो इसलिए इस परिभाषा की आलोचना की जाती है। फिर तीसरी जो आलोचना है वह है दोहरी गणना की संभावना। इस परिभाषा में दोहरी गणना की भी संभावना है। वह कैसे? यानी राष्ट्रीय आय की गणना के लिए मौद्रिक मापदंड अपनाया है, परंतु वस्तु का एक से अधिक बार लेन देन होने के कारण मार्शल की तरह इसमें भी दोहरी गणना की संभावना बनी रहती है। अब यहाँ देखते हैं कि ये जो मैंने आलोचनाएं की, विशेषताएं बताई, इन दोनों में कहीं कोई समानता भी है, तो ये भी देख लेते हैं। उपर्युक्त परिभाषाओं के या उपर्युक्त परिभाषाओं में अनेक सैद्धांतिक रूप से कमियां हैं, परंतु राष्ट्रीय आय की गणना की दृष्टि से यह परिभाषा सुविधाजनक एवं व्यवहारिक है, क्योंकि इसमें राष्ट्रीय आय का मापन का आधार मौद्रिक है। यानी मुद्रा में इसका जो मापन किया जा रहा है वो मुद्रा में किया है। नेक्स्ट अपन चर्चा करेंगे प्रोफेसर फिशर की परिभाषा की। तो यहाँ अब प्रोफेसर फिशर की परिभाषा की देखते हैं। प्रोफेसर फिशर की परिभाषा। प्रोफेसर फिशर की जो परिभाषा है बड़ी लंबी परिभाषा है। प्रोफेसर फिशर के अनुसार या प्रोफेसर फिशर की परिभाषा किस बुक में दी है, पहले उस चीज़ का अध्ययन करके आते हैं, फिर प्रोफेसर फिशर की परिभाषा को बताएंगे। अब देखिए 1906 में प्रकाशित प्रोफेसर इरविंग फिशर की एक पुस्तक थी। उस पुस्तक का नाम था पूंजी एवं आय की प्रकृति, यानी द नेचर ऑफ
कैपिटल एंड इनकम, यानी पूंजी एवं आय की प्रकृति में मार्शल एवं पीगू की उत्पादन प्रधान परिभाषा से पूर्णतः भिन्न दृष्टिकोण अपनाते हुए राष्ट्रीय आय की उपभोग प्रधान परिभाषा प्रस्तुत प्रोफेसर इरविंग फिशर ने की। अब प्रोफेसर इरविंग फिशर की परिभाषा देखते हैं। तो प्रोफेसर इरविंग फिशर के अनुसार राष्ट्रीय लाभांश या राष्ट्रीय आय में केवल उन सेवाओं को जो अंतिम रूप में उपभोक्ताओं को उपभोग के लिए प्राप्त होती हैं, चाहे वे भौतिक वातावरण से प्राप्त हुई हों अथवा मानवीय वातावरण से, शामिल किया जाता है। इस प्रकार एक पियानो या ओवरकोट जो कि मेरे लिए इस वर्ष बनाया गया है, वह इस वर्ष की आय का भाग नहीं है, बल्कि वह पूंजी की वृद्धि माना जाता है या माना है। केवल वे ही सेवाएं जो इन वस्तुओं के प्रयोग से मुझे इस वर्ष मिलेंगी, वही राष्ट्रीय आय है। भाई प्रोफेसर फिशर की परिभाषा प्रोफेसर पीगू, प्रोफेसर मार्शल से दोनों से भिन्न हो गई, क्योंकि एक उपभोग प्रधान है तो दूसरी उत्पादन प्रधान परिभाषाएं हैं। यहाँ देखते हैं अब प्रोफेसर इरविंग फिशर की परिभाषा की कुछ विशेषताएं भी हैं, अपन उन विशेषताओं पर पहले चर्चा करते हैं। तो प्रोफेसर फिशर की परिभाषा की जो विशेषता है, उसमें सबसे पहली जो विशेषता है वह है राष्ट्रीय आय की गणना का आधार वार्षिक है। तो भाई स्वाभाविक सी बात है कि पीगू भी इसी बात को कह रहे हैं, मार्शल भी इसी बात को कह रहे हैं, तीनों की एक ही बात है कि राष्ट्रीय आय की गणना का आधार वार्षिक है। तो तीनों ही एक ही चीज को मान रहे हैं। अब दूसरी विशेषता देखते हैं, उपभोग केंद्रित परिभाषा है। तो भाई यहाँ उपभोग है, एक उत्पादन है। चलिए ये थोड़ा सा हटके हुआ। तीसरी विशेषता देखें, आर्थिक कल्याण के निकट है। ये तो सही बात है, क्योंकि उपभोग स्तर पर ही जीवन स्तर एवं आर्थिक कल्याण निर्भर करता है। चौथा इनका तर्क है वह है कि यह तर्क संगत है, क्योंकि उत्पादन का अंतिम लक्ष्य उपभोग ही होता है। तो भाई ये तो सब जानते हैं कि अगर प्रोडक्शन करेंगे तो फिर उसका कंजप्शन भी करेंगे, यानी उत्पादन होगा तो उस वस्तु का उपभोग भी होगा। अब देखिए प्रोफेसर फिशर की परिभाषा की आलोचना है। तो प्रोफेसर फिशर की परिभाषा की जो आलोचना है, भाई इसमें सबसे पहली जो आलोचना है वो क्या है, उपभोग की वार्षिक गणना कठिन है। यानी राष्ट्रीय आय की गणना करना कठिन इसलिए है क्योंकि वर्ष में उपभोग में आने वाली वस्तुओं एवं सेवाओं की सूची तैयार करना बहुत कठिन कार्य है। दूसरी आलोचना है कि समय, श्रम एवं धन का अपव्यय ज़्यादा होता है इसमें। भाई देखिए वो कैसे, इस रीति से राष्ट्रीय आय की गणना में अत्यधिक श्रम, समय एवं धन का अपव्यय हो जाता है। तीसरी इनकी जो आलोचना है वह आलोचना है कि समुचित राष्ट्रीयकरण का अभाव है। यानी इस परिभाषा में पूंजीगत साज सामान और रक्षा सामग्री के उत्पादन व उपभोग का भी समुचित स्पष्टीकरण नहीं दिया गया है। चौथी जो आलोचना है वह थोड़ा हटके है, और चौथी आलोचना है कि वस्तुओं का हस्तांतरण, टिकाऊ वस्तुओं का हस्तांतरण एक उपभोक्ता से दूसरे तथा दूसरे से तीसरे
उपभोक्ता के पास हो सकता है। इससे उस वस्तु के निर्माण की तारीख का पता लगाना कठिन हो जाता है, इसलिए इसकी आलोचना की गई है। अब देखो, मैंने तीनों की परिभाषाओं की विशेषताएं, तीनों ही अर्थशास्त्रियों की परिभाषाओं की आलोचनाएं, अब तीनों में समान क्या है ये भी देख लेते हैं। तो देखिए, तीनों में समान है, यानी कि उपर्युक्त तीनों ही परिभाषाओं की अपनी मौलिक विशेषताएं हैं, वहीं उनमें कुछ कमियां भी हैं। पूर्ण रूप से किसी एक परिभाषा को श्रेष्ठ नहीं कहा जा सकता है। यदि राष्ट्रीय आय की गणना करते समय हमारा उद्देश्य कुछ वर्षों के आर्थिक कल्याण को मापना हो तो इस कार्य के लिए प्रोफेसर इरविंग फिशर की परिभाषा श्रेष्ठ है, क्योंकि प्रोफेसर इरविंग फिशर ने राष्ट्रीय आय में केवल उन्हीं वस्तुओं व सेवाओं का समावेश किया है जो किसी वर्ष विशेष में उस देश के निवासी उपभोग करते हैं। परंतु जब हमारा उद्देश्य शांति काल की स्थिति में यह ज्ञात करना हो कि कौन से कारण आर्थिक कल्याण को प्रभावित कर रहे हैं, तो पीगू व मार्शल की परिभाषा अधिक उपयुक्त होगी, क्योंकि ऐसी दशा में आर्थिक कारण तथा आर्थिक कल्याण एक दूसरे से भविष्य के उपभोग द्वारा संबंधित होते हैं, न कि तत्कालीन उपभोग द्वारा। सारांश रूप में प्रोफेसर इरविंग फिशर की परिभाषा अधिक तार्किक एवं कल्याण के उद्देश्यों से युक्त है, परंतु मार्शल व पीगू की परिभाषा सरल व व्यवहारिक है। परिणामतः वर्तमान में इसका प्रयोग बढ़ा है। अब बात अपन करते हैं कि भाई, मैंने आपको अभी परंपरागत परिभाषाएं यानी ट्रेडिशनल डेफिनेशन के लिए बताया, और ट्रेडिशनल डेफिनेशन में तीन ही लोगों की परिभाषाएं आती हैं। पहली मार्शल की, दूसरी पीगू की, तीसरी फिशर की परिभाषा, और तीनों की ही मैंने परिभाषाओं की विशेषताएं भी बताई, आलोचनाएं भी बताई, तीनों की तुलनात्मक अध्ययन भी किया। और अब मैं जो आपको नई जो वीडियो बनाऊंगा उसमें मॉडर्न परिभाषाओं के बारे में पूरा, जिसमें राष्ट्रीय आय समिति के अनुसार, कोलिन क्लार्क के अनुसार, सैमुएल्सन के अनुसार और इन सभी अर्थशास्त्रियों के अनुसार आपके लिए इसका विश्लेषण किया जाएगा, क्योंकि ये काफ़ी बड़ा चैप्टर है और मुझे ये लगता है कि यह पूरा ही चैप्टर कम से कम 4 वीडियो में समाहित होगा। इसलिए फर्स्ट पार्ट, जिसमें परंपरागत परिभाषाओं के बारे में मैंने आपको बताया है, इसे अच्छे से अध्ययन करें और इसका पूरा वीडियो देखें। ये नोट्स मेरे डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं, वहाँ लिंक को टच करते ही ये नोट्स खुल जाते हैं। आप नोट्स भी पढ़ें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन का बटन दबाएं, शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा मुझे कमेंट लिखें। और अपने लिए अच्छी से अच्छी तैयारी के लिए, चाहे वो सांख्यिकी अधिकारी की तैयारी हो, चाहे वो RAS की तैयारी हो, चाहे वो IAS की तैयारी हो, चाहे वो PCS की तैयारी हो या IPS की तैयारी हो, या आप नेट
स्लेट की तैयारी कर रहे हैं या यूनिवर्सिटी के एग्ज़ाम दे रहे हैं, इन सब के लिए आप अपना जो भी कमेंट में टॉपिक लिखेंगे उसका वीडियो आपको नेक्स्ट डे मैं हर हालत में देने की कोशिश करूँगा और अच्छे से अच्छा समझाने की भी कोशिश की जाएगी। धन्यवाद।